साथी नमस्कार, मैं अनुज वर्मा विकल और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आप सभी का लक्ष्य संधान के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। साथी, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के मध्य राष्ट्र शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अंत्येष्टि व उसके उस समय किए गए तत्कालीन राजनीतिक कुचक्र व षड्यंत्रों को साझा करूंगा। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर अपना स्नेह प्रदान करते हुए अपने प्रतिक्रिया दीजिए। तो आइए जुड़ते हैं आज की जानकारी से। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें समूचा राष्ट्र निर्माता के नाम से जानता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो कालजयी व्यक्तित्व थे। ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें जब जब खंड खंड भारत को अखंड रूप में देखने का प्रयास किया जाएगा तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वरूप के रूप में देखा जाएगा। जब जब भारत के इतिहास को लिखने का, भूगोल को समझने का प्रयास किया जाएगा तब तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वरूप को देखा जाएगा। ऐसे कालजयी महान व्यक्तित्व वल्लभ भाई पटेल चिकित्सकों की सलाह पर स्वास्थ्य लाभ लेने के उद्देश्य से दिल्ली की शीतल जलवायु को छोड़ करके और बंबई की सौम्य जलवायु में हवाई जहाज के माध्यम से 12 दिसंबर 1950 को आ जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शुरू में कुछ समय के लिए तो ये लगा कि उनका स्वास्थ्य सही हो रहा है, परंतु उनके पास अधिक समय ना था शायद। इसी कारण 15 दिसंबर 1950 प्रातः 9:37 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेते हुए इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और हम सबसे अंतिम विदा ले ली। जानकारी होते ही पूरे देश में शोक की लहर डूब गई, शोक की लहर दौड़ गई। शोक के सागर में पूरा राष्ट्र डूब गया। यह सूचना, सरदार पटेल के देहावसान की सूचना तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी तार के माध्यम से भेज दी गई। उसी दिन देश की संसद ने अपने महान नेता के प्रति शोक प्रस्ताव व श्रद्धांजलि ज्ञापित करने के उद्देश्य से 11:30 पर एक शोक सभा रखी और शोक प्रस्ताव पारित किया। उनकी पार्थिव शरीर की जो सेना के वाहन में आ गया था, पीछे शव यात्रा लंबी थी। कहते हैं आज तक किसी भी राजनेता के अंतिम यात्रा में इतना जनसमूह नहीं जुट पाया जितना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अंतिम यात्रा में था। 5:20 पर आरंभ हुई शव यात्रा भांडुप स्थित शमशान क्वींस रोड पर पहुंची और उनके शव को मुखाग्नि देने के लिए उनके बेटे ढाहिया भाई पटेल उपस्थित थे, जिन्होंने चिता को 7:40 पर आग दी और अंत्येष्टि संपन्न हुई। यह एक सामान्य जानकारी है जिसे हम आप सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कुचक्र था। उस कुचक्र को समझने की जरूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़ा चेहरा थे उस समय भारत की राजनीति में। कांग्रेस के संगठन में तो सर्वोच्च शिखर पर ही थे। शायद सभी को यह पता है कि उन्हीं के महान त्याग की बदौलत पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और उन्हीं की दूरदर्शी सोच की बदौलत बाबू राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन पाए थे। क्योंकि पंडित नेहरू तो राजगोपालाचारी जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही मन एक ऐसा मन था जो यह स्वीकार नहीं कर रहा था कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद सुशोभित कर सकेगा और भारत को नई बुलंदियों तक ले जाने में अपना मार्गदर्शन दे पाएगा। शायद यही कारण था कि बीमारी की अवस्था में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बंबई से दिल्ली चलकर गए और राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनवाने में अपनी सर्वोच्च भूमिका अदा करी। जब सरदार श्री का देहांत होता है, पंडित नेहरू के द्वारा दिल्ली कैबिनेट के सभी मंत्रियों को यह निर्देश दे दिया जाता है कि कोई भी दिल्ली नहीं छोड़ेगा। पद जाने के शायद भय से कोई भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दिल्ली से बंबई सरदार पटेल की अंतिम यात्रा में शामिल होने नहीं पहुंच पाया। पंडित नेहरू ने यह अपनी सलाह
तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को भी दे दी कि आप दिल्ली में ही रहें, दिल्ली ना छोड़ें। लेकिन बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के हृदय में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति अगाध स्नेह, अपार आदर होने के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाए। पंडित नेहरू की वह सलाह नहीं मानी और दिल्ली से बंबई हवाई जहाज के माध्यम से पहुंच गए। यद्यपि बाद में पंडित नेहरू भी पहुंच गए और शव यात्रा में शामिल हुए। बंबई पहुंचते हैं। बंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजी खेर और गृह मंत्री मोरारजी देसाई, इन दो लोगों ने पहले जहां पे सबकी आम जनभावना थी, आम जनमानस का ये कहना था, पुकार थी कि सरदार श्री का जो अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि है, वह चौपाटी में की जाए। चौपाटी एक ऐसी जगह है जो थोड़ा सा बड़े लोगों के जहां पर अंतिम संस्कार होते थे। और सबसे विशेष बात यह थी कि वहां पर दक्षिण के कांग्रेसी नेता गंगाधर, पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का देहावसान जो था वो हुआ और उसकी अंत्येष्टि वहीं चौपाटी में की गई थी। तो उनकी अंतिम संस्कार चौपाटी में किया गया। यदि वहां पर सरदार पटेल का अंतिम संस्कार हो जाएगा तो शायद सरदार पटेल का कद तिलक के बराबर हो जाए। आम जनभावना, आम जनमानस के दृष्टि में शायद यही कुटिल सोच रही हो, तुच्छ सोच रही हो। इसके चलते पूरा दिन विमर्श करते रहे, कुचक्र करते रहे और जनमानस को दिग्भ्रमित करते रहे और यह कहते रहे कि ये सेना की व्यवस्था है, सेना जहां चाहेगी वहां करेगी, चौपाटी में नहीं हो पाएगा। लोग जो उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए भीड़ इकट्ठा थी, उन लोगों ने जब यह सुना कि सेना ऐसी व्यवस्था कर रही है कि पटेल जी का जो अंतिम संस्कार है चौपाटी में ना होके भांडुप स्थित एक साधारण से शमशान में किया जाएगा, तो यह उनके प्रति अपमान था, उनका अपमान था। तो इसके लिए सभी लोगों ने तुरंत ही जाकर के सेना के कमांडर से बात की। सेना के कमांडर ने व्यवस्था या कहा कि यदि आप 10-15 मिनट में व्यवस्था कर लें तब तो हम चौपाटी में व्यवस्था करवा सकते हैं, अन्यथा जहां व्यवस्था की गई है वही अंत्येष्टि होगी। अर्थात एक साधारण से व्यक्ति की तरह साधारण से शमशान में उनकी अंत्येष्टि करना सरकार की एक कुटिल साजिश थी, जो कि सबके ऊपर मूक रूप से, सांकेतिक रूप से लागू कर दी गई थी। पंडित नेहरू वहां पर थे, लेकिन शायद उनका मौन और मूक समर्थन ही था बीजी खेर को, जिन्होंने इस बात को लेकर के कोई प्रतिरोध नहीं किया और बीजी खेर पे ही सब कुछ छोड़ दिया कि ये जहां चाहे वहां करवा दें। कमांडर के द्वारा जैसे कहा गया कि आप 10-15 मिनट व्यवस्था कर लीजिए, लोगों को समझते देर नहीं लगी और उन लोगों ने कहा कि नहीं, वही होना चाहिए। जब जनमानस की भावनाएं उबलने लगी, सबकी इच्छा थी कि चौपाटी में ही किया जाए, तो इस बात को लेकर के काशी भाई पटेल जो कि सरदार पटेल के छोटे भाई थे और डाहिया भाई पटेल जो कि सरदार पटेल के बेटे थे, इन दोनों लोगों पे छोड़ दिया गया। तो इन दोनों लोगों ने कहा कि जहां लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, वहां किया जाए, अर्थात चौपाटी में ही किया जाए। लेकिन मुखर होकर के बीजी खेर और मोरारजी देसाई ने शायद पंडित नेहरू के ही कहने पर किया हो या अपने आप किया हो, जो भी है, उन लोगों ने चौपाटी में अंतिम संस्कार करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया और एक साधारण से शमशान भूमि में, साधारण सी शमशान भूमि में, जहां यह तक नहीं पता है कि सरदार पटेल का पार्थिव शरीर कहां पर रखा गया था और उसे अग्नि दी गई थी, ऐसा महान नेता जिसके अंतिम संस्कार को देश में जगह, सम्मानित जगह नहीं मिल रही थी, बड़ी ही विषम स्थितियां थी। हर व्यक्ति की आंखें नम थी। बड़े बड़े लोग उनकी अंत्येष्टि में पहुंचे थे, सबने उनके पैर छुए, नम आंखों से विदा दी और सब वापस हो गए। चौपाटी में अंतिम संस्कार न करके शायद बीजी खेर सरदार पटेल का कद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के कद से छोटा सिद्ध करना चाहते थे। इस बात को लेकर के समाचार पत्रों ने तूल पकड़ लिया। 3-4 दिनों तक समाचार पत्रों में जब यह बात बहुत जोर शोर से आने लगी तो जन विद्रोह के भय से तत्कालीन सत्ताधीशों के द्वारा या समाचार पत्रों के माध्यम से ही प्रसारित करवाया गया कि यह सरदार श्री की ही अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार साधारण सी भूमि में किया जाए, साधारण शमशान में किया जाए। और किसके माध्यम से कहलवाया गया? उनकी पुत्री मणिबेन पटेल से। सुश्री मणिबेन पटेल जो कि उनकी इकलौती पुत्री थी, साध्वी थी
और हर समय सरदार पटेल की सेवा में तत्पर रहती थी। यह उनके माध्यम से कहलवा करके और मामले पर विराम लगवा दिया गया। लेकिन थी तो ये साजिश ही। यदि साजिश न होती तो सरदार पटेल जब दिल्ली से बंबई जा रहे थे, पट्टाभी सीतारामैया सुदर्शन के समक्ष, राजेंद्र प्रसाद और पट्टाभी सीतारामैया सुदर्शन के समक्ष अपनी बेटी मणि बहन को बुला करके सरदार श्री ने यह कहा कि यह संदूक कांग्रेस का है, इसमें जो कुछ भी है, राजेंद्र प्रसाद जी और पट्टाभी सीतारामैया सुदर्शन, आप दोनों के समक्ष, आप दोनों की उपस्थिति में आप नेहरू को यह दे देना। बाद में जब वो संदूक खोला गया तो उसमें 28 लाख रुपए और जो कुछ था वो सब निकला। यदि सरदार श्री चाहते तो अपनी बेटी को दे देते, नहीं दिया। इसके अलावा यह भी बात थी कि यदि वो इस बात को कह सकते थे तो यह भी कह सकते थे कि मेरा समय नजदीक है, हो ना हो यदि मैं ना रहूं तो मेरा संस्कार वहां कर दिया जाए। नहीं कहा, शायद उनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन तत्कालीन सत्ताधीशों के द्वारा, जिन्हें दिल्ली में सम्मान देना चाहिए था, जिनके नाम का स्मारक होना चाहिए था, समाधि होनी चाहिए थी, वहां तो दूर, एक स्थापित जो कि सम्मानित लोगों का एक वो था, अंतिम स्थान था, शमशान था, वहां पर भी उनको सम्मान नहीं दिया गया और साधारण से व्यक्तियों की कतार में उनको दफनाया गया, जलाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। यह एक अपने आप में सांकेतिक रूप से अपमान ही था।